हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। तो एज यू नो कि अभी तक हमने फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा 90% टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ टॉपिक बचते हैं जो हम जब रिवीजन करेंगे या फिर जब हमारा सिलेबस डिमांड करेगा उन टॉपिक के बारे में, देन वी विल डिस्कस। जैसे मैंने आपको बताया था, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करना रहता है और थोड़ा सा पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट के बारे में हमारा टॉपिक रहता है। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। और ये कहा जाता है, ठीक है, मैं आपको जनरल परसेप्शन बता रही हूँ, ये कहा जाता है कि थिंकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस। कितना सही है कितना गलत है वो हमें तब पता चलेगा जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखो, सिलेबस दो प्रकार का होता है। आई डोंट नो आपको ये चीज पहले से पता है कि नहीं है, बट इतना समझ लीजिए, एक वो होता है जो यूपीएससी आपको बताती है, जो लिखा हुआ होता है और जो बुक्स के थ्रू हमें पता चलता है, और दूसरा सिलेबस वो जो आप इंटरप्रेट करते हो व्हेन यू आर रीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सिर्फ टॉपिक पढ़ लेना और ये कॉन्फिडेंस ले आना कि हमारा ऑप्शनल हो चुका है, ये आपको एक फॉल्स परसेप्शन देता है कंप्लीटनेस का। कभी भी ये मत मानना कि जो 12-14 जो टॉपिक दे रखे हैं, 12-14 टॉपिक इन पेपर 1 एंड पेपर 2, आपने अगर वो पढ़ लिए तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, वो करने के बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हो तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल घट करके 50% पे आ जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इस यूनिट के बाद में फर्स्ट यूनिट तो मैंने थोड़ा लाइटली रखी है, ओके, क्योंकि रिवीजन के टाइम में भी बार बार इसका रेफरेंस आएगा, तो जो टॉपिक रह गए हैं, जो बातें रह गई है, वो बार बार डिस्कस होंगी। बट आज से हम यहाँ पर आंसर राइटिंग को थोड़ा सा इंटेंसिवली प्रैक्टिस करने वाले हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आंसर राइटिंग और जो टॉपिक है वो हम ज्यादा डेप्थ में समझ पाए। थिंकर्स ऑल्दो काफी ब्रॉड एरिया है, काफी सारे थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, बट कमाल की बात यह है कि काइंड ऑफ एक स्टोरी फॉर्मेट में चलते हैं। सारे थिंकर्स आपको बहुत इजी हो जाएगी समझने अगर आपने इवोल्यूशन वाला टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ा है। इवोल्यूशन में आपको पता चलेगा कि ओके, एक पर्टिकुलर जो इवेंट हुआ वो क्यों हुआ, किसी पर्सन ने कोई बात बोली तो उसकी जो सराउंडिंग है, जो जैसा एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से कोई बात बोली जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोविड चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो क्या थी? अपने सिटीजन्स का हेल्थ इंश्योर करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फिर जब धीरे धीरे कोविड का इम्पैक्ट कम होने लगा, वैक्सीन आ चुकी थी मार्केट में, तब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेंज हुई। क्या थी? कि इकोनॉमी को वापस से रिवाइव किया जाए। ओके, लॉकडाउन में इकोनॉमी का ध्यान न रखते हुए क्या फोकस था? कि हेल्थ जो है सिटीजन की वो हो, मेन प्रायोरिटी पे हो। बट बाद में क्या हुआ? जब हेल्थ अंडर कंट्रोल आ गई, सारी सिचुएशंस ठीक हो गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? धीरे धीरे चीजों को रिलैक्स करना स्टार्ट करा, सो दैट इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो सके। ओके, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन, बट ये क्या है कि जैसी सिचुएशन की डिमांड थी वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं या आप गवर्नमेंट है वैसे काम कर रही थी। सेम वे में आप ये मानो कि जैसा एनवायरमेंट होता है, जैसे इंटरनेशनल कंडीशंस होती है, एटमोस्फेयर होता है, वैसे ही एक थिंकर जो है अपनी बात कहता है। उसने जैसा एनवायरमेंट देखा होता है, उसने जहां पे काम किया होता है, काफी हद तक उसके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। टेलर ने कुछ कहा, उसके विरोध में किसी और ने कुछ कहा, फिर उसको क्रिटिसाइज करते हुए किसी और ने कुछ कहा, उसको क्रिटिसाइज करते हुए किसी और ने कुछ कहा। तो या तो अल्टरनेटिव है सारे थॉट प्रोसेस, सारे मॉडल या तो अल्टरनेटिव है एक दूसरे का, या फिर एक दूसरे का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो मैं आपको एक टाइमलाइन बता देती हूँ, इससे क्या होगा, आपको फॉलो करना इजी हो जाएगा। अच्छा, कितने थिंकर्स दिए हुए हैं वो अभी समझ में आ जाएंगे हमें। ओके, जो फर्स्ट थिंकर है हमारा वो आएगा आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? ये ट्रेडिशनल मेथड है। मैंने आपको शायद बोला था लास्ट टाइम ये कवर करने को कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे। अगर आपने फॉलो करा होगा या उस टाइम पे देखा होगा, सो यू विल ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज में इंपीरियलिस्ट जो पावर थी, इंपीरियलिज्म बढ़ा, उससे पहले मोस्टली राजाशाही थी। ठीक है, किंगशिप बहुत ज्यादा थी। हर आप कहीं का एग्जाम्पल ले लो, आप चाहे यूरोप का ले लो, आप चाहे अमेरिका का देख लो। ठीक है, ऑल्दो अमेरिका वाज डिस्कवर्ड वेरी लेटर, वेरी मच लेटर, लाइक आई थिंक 1498 के बाद में होता है। ठीक है, कोलंबस एंड ये वास्को डी गामा साथ साथ डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर इन द सेंस नया रूट ढूंढते हैं। ओके, हिस्ट्री में ना जाते हुए, अच्छा, तो आई आस्क्ड यू टू फाइंड आउट कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपको समझना है कि
हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसे काम होता था, तो आप थोड़ा बहुत मुगल के बारे में पढ़ सकते हो, या फिर जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ोगे तो आप ट्रेस कर पाओगे, आप कौटिल्य से लेकर के प्रेजेंट डे जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस है उस तक का एडमिनिस्ट्रेशन आप फॉलो कर पाओगे। रीजन बिहाइंड दिस, आप ये फील करोगे कि ऑल्दो नेचर ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुआ है, नेचर कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट रूलर रहे हैं, कभी बहुत लिबरल रूलर रहे हैं, कभी हो सकता है फॉरेन रूलर का कंट्रोल रहा हो, लेकिन जो बैकबोन होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो मोर और लेस सेम रही है। ओके, सो फर्स्ट जो थ्योरी डेवलप हुई दैट वाज फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट सेज कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का तरीका जो होता है वो काफी साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक में क्या होता है कि एक वर्कर जो काम कर रहा है, ठीक है, उसके काम को आप क्या करो, स्टडी करो, 1 घंटे में एक टाइम पीरियड के अंदर वो कितना काम कर रहा है। क्योंकि देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैनुअल वर्क को रिप्लेस किया मशीन्स ने, ठीक है, और मशीन्स के थ्रू काम होने लगा। तो मशीन के थ्रू मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल का, जहां पे मशीनें यूज होती थी। तो एक वर्कर को एक मशीन की मदद से काम करने में कितना टाइम लगता है, कोई टूल है उस टूल को यूज वो कैसे कर रहा है, कौन सा बेस्ट टूल हो सकता है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस करती है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना है और हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये दौर था जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। देखो इससे पहले का मैंने आपको बताया कि किंगशिप वाला था, जब राजाशाही थी तो चांसेस बहुत कम थे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में जो है वो लड़ाई हो जाए या फिर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो जाए। होता था तो तरीका भी अलग होता था उसको रिजोल्व करने का, बट नाउ ऑनर अलग है। याद रखिए मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, मेरा मतलब है मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि चीजों को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्दो टेलर के नाम के साथ एसोसिएट किया जाता है, ठीक है, इनका जो काम है टेलर का, वो मेनली कहा जाता है कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रमोट किया। उसके बाद में आती है आपकी क्लासिकल थ्योरी। अच्छा ये है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके बनाया गया। आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ओवरव्यू मिल जाए, ओके, तो ताकि आप थिंकर्स को बहुत अच्छे से समझ पाए। ज्यादा लाइन बाय लाइन फोकस नहीं करना है, ये चीज याद रखनी है। यूपीएससी विल नेवर आस्क यू लाइन बाय लाइन थिंग्स, ना ही आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में फैक्ट पूछे जाते हैं। याद रखना है कि आपसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं और कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए आपको फैक्ट रखना होता है। मान लो 1-2 पॉइंट पे आप फैक्ट भूल गए, कोई भी इधर उधर हो गई बात, तो भी इट्स ओके। लाइन बाय लाइन आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। मेनली जो फैक्ट दिए गए हैं उनको एनालाइज करना है, जो बातें कही गई हैं डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछती, बहुत आपको भी क्लियरिटी होगी इस बात को लेकर के। ऐसा नहीं है मैंने आपको कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया और डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चंस आ गया, बहुत कम चांसेस है। हाँ, बट उस कंसेप्ट को आप कैसे एनालाइज करते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हम जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, टेलर ने जब ये बात बोली, टेलर वाज वर्किंग इन यूएसए, उन्हीं के कंटेम्पररी यूएस में। तो टेलर ने काम किया यूरोप में, फ्रांस में एक और पर्सन काम कर रहे थे उसी टाइम पे, उनका नाम था फायोल। अब फायोल के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि फायोल ने फ्रेंच में अपनी बुक लिखी के ये कंट्रोवर्सी है, कहा यह जाता है कि इन्होंने काम जो है अपना ओरिजिनल वर्क वो टेलर से पहले पब्लिश करा था। लेकिन हुआ ये कि फायोल की जो काम है वो इंग्लिश वर्ल्ड में, मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोगों में फेमस होने में काफी टाइम लग गया वहां तक, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन हुआ देन पहुंचा। सो फायोल ने काफी टाइम देखा, उसके बाद में इनकी जो पहचान है वो पूरी दुनिया को हो पाई कि हाँ ये पर्सन है, ही इज वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। तो टेलर और फायोल जो है कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में। उसके बाद में फायोल के जो थॉट प्रोसेस है उन्हीं को फॉलो करते हुए कुछ थिंकर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं क्लासिकल थिंकर्स। क्लासिकल थिंकर्स में काफी प्रोमिनेंट नाम आता है, जैसे लूथर गुलिक एंड उर्विक का आता है, मुने एंड राइले का आता है, ठीक है, ये प्रोमिनेंट है फायोल का। ये 5 थिंकर तो बहुत प्रोमिनेंट है। उसके बाद में कुछ ट्रांजिशनल हैं, ट्रांजिशनल मतलब जो बॉर्डर पे हैं, जैसे
एक मैक्स वेबर भी इन्हीं में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर के बाद में एमपी फोले, ठीक है, ये कही जाती है कि ये ब्रिज की तरह काम करती है बिटवीन द क्लासिकल थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। बट एक आइडिया रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लासिकल थिंकर्स में आपके कौन कौन से आएंगे, गुलिकन उर्विक आएंगे, मोनियन रेले आएंगे, फाइवल के बारे में हम पढ़ेंगे, मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे, एमपी फॉलेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड यही वो चैलेंजिंग पार्ट है जहां पे आपके सामने बहुत सारे फैक्ट रखे जाते हैं। अच्छा, इन सारे थिंकर्स ने एक बात कॉमन कही कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसा ही अगर मैं आपको कह दूं कि एक स्कूल के लिए, एक कॉलेज के लिए उसकी बिल्डिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जेक्ट करोगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बिल्डिंग ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बट बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। पूरा मतलब आप बिल्डिंग को पूरे एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि सिंस बिल्डिंग इज गुड देन आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप अच्छा कर दोगे तो पूरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको भी पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम में अगर मैं आपको कह दूं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर काफी प्रॉब्लम चल रही है, सो व्हाट वी कैन डू, वहां का जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, जो बेस है, जिस तरीके से एम्प्लॉयज को रखा जाता है, जैसे एडमिशन लिया जाता है स्टूडेंट्स का, वहां पे प्रॉब्लम है। तो ठीक है, 10 to 20% या हो सकता है 50% तक प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए, बट 100% नहीं होगी। तो क्लासिकल थ्योरी ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ये कंप्लीट थ्योरी नहीं मानी जाती, और इसीलिए इस थ्योरी का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये थ्योरी बेस बनाती है, ठीक है, ये थ्योरी बेस बनाती है, और बाकी आने वाली थ्योरी या तो इसी का एक अल्टरनेटिव होती है और या फिर इसी का एक क्रिटिसिज्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मेनली अल्टरनेटिव नहीं देती, आपको क्रिटिसिज्म देती है। ठीक है, क्रिटिसिज्म कैसे? वो क्लासिकल थ्योरी के द्वारा बताए गए सारे प्रिंसिपल्स को एनालाइज करते हैं, देन दे फाइंड आउट कि नहीं, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है जैसे क्लासिकल थिंकर्स ने बताया था, तो टेस्ट किया जाता है क्लासिकल थ्योरी को। वहीं अगर मैं बात करूं सिस्टम अप्रोच की, तो सिस्टम अप्रोच एक अल्टरनेटिव है, जो ऑल दो क्रिटिसिज्म भी है, बट मोरलेस एक अल्टरनेटिव ज्यादा माना जाता है क्लासिकल थ्योरी का। ठीक है, सो आई होप आपको आप ट्रेस कर पा रहे होगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की, फिर आएगा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर ये कहा गया, देखो क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि एक इंसान, एक वर्कर, उसको आपको एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, तो उसको एफिशिएंट कैसे बनाओगे आप? एफिशिएंट बनाओ उसको इकोनॉमिक लालच दे करके, इकोनॉमिक मतलब बोनस दे करके, उसकी सैलरी बढ़ा करके, उसको अच्छे मतलब रिवॉर्ड्स दे करके, इस तरीके से आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इसको टेस्ट करके और फिर ये कहती है कि नहीं, ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। अगर आपको एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को अगर आपने देखना है, तो न केवल उसका रिवॉर्ड सिस्टम, उसका बोनस, सैलरी, ये सब चीजें चेक करो, बल्कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, मतलब आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो तो वहां पर आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना? तो वो जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है वो भी एक इंसान की प्रोडक्टिविटी को, एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। दैट वाज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और इन सब ने मिल करके क्या है, बेस बनाया था। और ये जो बेस था, आप याद करो, 1938 के बाद में इस बेस को चैलेंज मिलने लगा, विच वॉज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड ने काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी। चेस्टर बर्नार्ड को हम बिहेवियरल थिंकर भी मानते हैं, और चेस्टर बर्नार्ड को हम मानते हैं कि उन्होंने सिस्टम अप्रोच के बारे में बात करी। देखो, बिहेवियरल थिंकर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है, रीजन बीइंग बिहेवियर वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है। बिहेवियर होता है जब हम पर्सनल बिहेवियर की बात करते हैं, माय बिहेवियर टुवर्ड यू, योर बिहेवियर टुवर्ड योर कलीग, नहीं। याद रखना, बिहेवियरल थिंकर जब आप पढ़ोगे, they are more or less talking about the organizational behavior, how you make the decisions, how you are communicating with your colleague and with your superior, मोटिवेशन क्या है आपका, फंडा क्या है मोटिवेशन को लेकर के, लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, इन सारे पॉइंट पे बात करते हैं। आपका पर्सनल एटीट्यूड क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, चॉइस क्या है, इन सारी चीजों पे बात नहीं होती। बिहेवियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे बिहेव करते हो, उस पर बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थिंकर्स क्या आते हैं, मैं लाइन में बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा चेस्टर बर्नार्ड का नाम, ठीक है। चेस्टर बर्नार्ड के बाद में इन्हीं को फॉलो करेंगे, सेम उन्हीं के थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हुए आएंगे हर्बर्ट साइमन,
और हर्बर्ट साइमन एंड चेस्टर बर्नार्ड ने पूरी जो नींव थी क्लासिकल थ्योरी की वो हिला करके रख दी थी। ठीक है, उन्हीं को फॉलो करेंगे फिर आप कह सकते हो बिहेवियरल थिंकर या फिर सोशल साइकोलॉजिकल थिंकर। आपको बहुत सारी जैसे थ्योरीज मिलेंगी, वो मेनली यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती, वो टॉपिक 3 के अंदर आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, जिसमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड थ्योरी आएगी, मोटिवेशन से रिलेटेड आप नाम सुनोगे जैसे डुगलस मैकग्रेगर का, अब्राहम मास्लो का, हर्जबर्ग का, इनका नाम सुनोगे आप। सो एक सिंगल थ्रेड नहीं है, यहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लैरिटी रखनी है, उसके बाद में जब हम पढ़ेंगे तो आई टेल यू कि ओके फर्दर ये जो थिंकर्स हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, सो पढ़ोगे कैसे थिंकर्स को, उस पर ध्यान रखना है। हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द थिंकर्स, फर्स्ट थिंग आपको सारे फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, उनको जरूर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप मैंने कह दिया एक फैक्ट याद नहीं रखने और आपको ये याद नहीं आ रहा कि टेलर ने जो है वो क्या फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में क्या कहा था। ठीक है, कंसेप्ट आपको थ्योरी को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट एक एक लाइन पे जाकर के रिसर्च नहीं करनी है। और अगर आपको ये लगता है कि थिंकर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैं इस स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट, थिंकर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज उन्होंने पूरा बताया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग मैं उनको नहीं दे सकती। ठीक है, तो बहुत इजी होता है थिंकर्स को समझना, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है आपने। दूसरा आपने क्या करना है, इसको साइड में नहीं रखना, रेगुलरली फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइड में रख दिया थ्योरीज मिक्स हो जाएंगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू विल फील कि सारे फैक्ट जो हैं, सारी जो स्टेटमेंट आपस में मिक्स हो रही हैं, कौन से थिंकर्स पहले आए कौन से बाद में आए उसको लेकर के डाउट हो सकता है। तो मेक अ लिस्ट, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया एक टाइमलाइन बताते हुए चलना है। और जो भी यूपीएससी के अलावा मान लो कोई नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, तो फिर उनके जो बुक्स वगैरह हैं उनके हिसाब से अपना देख सकता है, बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट होती हैं। और तो कुछ ज्यादा इनसे पूछते नहीं है, थिंकर्स वाले पोर्शन से नेट में बुक्स ज्यादा पूछते हैं। यूपीएससी में इनका जो एनालिटिकल पार्ट है वो ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, ये हो गया। एनालाइज करना है आपने, एनालाइज कैसे करोगे, एनालाइज खुद से नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। एनालाइज का मतलब ये नहीं है कि आप खुद बैठ करके इनको क्रिटिसाइज करने लगो, नहीं। एनालिसिस करने में और एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे इनके क्रिटिक्स और इनको फेवर करने वाले जो लोग हैं वो। तो लास्ट में जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट होता है, आप हर एक चैप्टर में हर एक थिंकर के साथ में देखोगे उनके कुछ क्रिटिक्स हैं और उनके कुछ सपोर्टर हैं, वो आपकी मदद करते हैं चीजों को समझने में। या फिर जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हो, जैसे आप मान लो हो सकता है प्रसादन प्रसाद आपके पास हो, या दूसरा सोर्स मैं आपको बता दूंगी, वहां से अगर आप रेफर कर रहे हो तो उसी के साथ में दिया हुआ है। हाँ, जो एनालाइज किया गया है उनको आपने डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना है। थर्ड, आपका सोर्स क्या होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्स मैं 2 रिकमेंड करती हूँ आपको। ठीक है, मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता देती हूँ, इट्स अप टू यू नाउ आपको कैसे रेफर करना है सोर्स के बारे में। देखो, सोर्स की अगर मैं बात करूं तो थिंकर्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक है आपका प्रसादन प्रसाद की बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के नाम से, और दूसरा इग्नू का मटेरियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के नाम से ही अवेलेबल है आपको। और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स में बता देती हूँ आपको। थिंकर्स वाली जो बुक है प्रसादन प्रसाद की, इसकी लैंग्वेज टेक्निकल हो सकती है, टेक्निकल लैंग्वेज होने की वजह से फर्स्ट टाइमर को या बिगिनर को समझने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर मैं इग्नू की बात करूं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो काफी इजी है। ठीक है, प्रसादन प्रसाद में चीजें बहुत डिटेल में दी गई हैं, ये इसका प्लस पॉइंट बोल सकते हो कि काफी कोई पॉइंट को मिस नहीं किया गया। ठीक है, कोशिश करी गई कि जनरली जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड करे गए। बट उसी चीज में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाती है कई जगह। आई एम नॉट सेइंग कि 100% फैक्चुअल है, बट हाँ कई जगह बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाती है कि वो पर्सन कहाँ काम कर रहा था, कहाँ उसने कितने साल काम किया है, बहुत अननेसेसरी हो जाता है, जो आई बिलीव कि एक बिगिनर के लिए अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी कमांड अच्छी है टेक्निकल लैंग्वेज के ऊपर, आप अच्छा से समझ लेते हो और टेक्निकल वर्ड्स को, और दूसरा आपको पता है कि अननेसेसरी चीजें क्या है, कोई भी बुक चाहे वो प्रसादन प्रसाद और कोई भी बुक हो, 1-2 बुक को छोड़ करके विद फ्यू एक्सेप्शंस, ऐसी नहीं है कि फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन आपने पढ़नी है। ठीक है, तो वो आप प्रसादन प्रसाद भी अगर रेफर कर रहे हो तो उनका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, जंप टू द मेन थ्योरी।
आई एम सेइंग कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कैसे मिस कर सकते हो, क्योंकि उनके बारे में जो है हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके होंगे। इग्नू का जो पोर्शन है, इग्नू का आप अच्छे से रेफर करो। आई वुड रिकमेंड कि इग्नू का एक बार आपने देख लेना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज इजी है और मेनली थ्योरी वही सारी चीजें दी गई है, बट कई बार क्या होता है इग्नू का मटेरियल आप रेफर करते हो तो बीए और एमए दोनों के मटेरियल में थिंकर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो कई बार बिगिनर के लिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, और वो कंफ्यूजन ही आपको आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, आपके प्रिपरेशन के अंदर एक बड़ा रोड ब्लॉक क्रिएट कर सकता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंस थिंकर्स आर इम्पोर्टेंट, तो मैंने जो अप्रोच अभी सोचा था कि हम फॉलो करेंगे वो ये कि जिनके पास प्रसादन प्रसाद है वो ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, जिनके पास इग्नू है ये वाला मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे जो नोट्स आपके साथ शेयर होते हैं, नोट्स के साथ साथ प्लस मैं आपको इन दोनों का रेफरेंस जो है वो साथ में दे दूंगी डेली बेसिस पे, ताकि जिनको भी पढ़ना है दे कैन डायरेक्टली रेफर। बुक्स वगैरह खरीदने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, स्कैन करके पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको बोला था कि बुक समरीज जो है वो लास्ट में इंक्लूड करी गई हैं, तो उन बुक में जिनकी समरीज हम प्रोवाइड कराएंगे उसमें प्रसादन प्रसाद की बुक्स भी रखी गई है, सॉरी प्रसादन प्रसाद की बुक भी रखी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर वाली। तो आप अभी एक ही सोर्स पे रिलाय करो, नोट्स पे रिलाय करो। आपको लगता है थोड़ा सा एडिशनल, पूरे टॉपिक के लिए नहीं, ये याद रखना पूरे टॉपिक के लिए नहीं, जस्ट उनका जो एनालिसिस वाला पार्ट है, इवेल्युएशन, उनके क्रिटिक्स एंड उनके जो सपोर्टर्स हैं, सिर्फ वो वाला पार्ट यहाँ से आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो एक दो दिन में आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी थिंकर आप पढ़ रहे हो उनका इंट्रोडक्शन और उनका कंक्लूजन, मान लो आपसे एक पर्टिकुलर थिंकर के बारे में रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्स वेबर के बारे में, टेलर के बारे में, फायोल के बारे में, मैरी पार्कर पॉलेट के बारे में, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, द नेम कुड बी एनीवन, एनीथिंग, तो आपको क्या करना है उस नाम से रिलेटेड, उस नाम से संबंधित जो भी थिंकर आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड 3 से 4 लाइन एज इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर करके रखनी है, और 3 से 4 लाइन एज कंक्लूजन आपने तैयार करके रखनी है। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि उस पर्सन ने क्या किया, और कंक्लूजन में आप ये बताओगे उस पर्सन ने जो कुछ भी किया वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो तैयार करके रखो। जैसे टेलर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे टेलर के बारे में कोई क्वेश्चन थ्रो करूं तो कम से कम इंट्रोडक्शन की आपकी 2 से 3 लाइनें और कंक्लूजन की 2 से 3 लाइनें आपकी तैयार होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे करोगे, जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं उस हिसाब से। ओके, सो आई थिंक आपने सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके हैं अबाउट द थिंकर्स पार्ट। बाकी जो कुछ भी बचा है यू कैन पर्सनली कॉल मी एंड आपके जो भी डाउट है आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दोस डाउट, ठीक है। तो कल से हम डिस्कस करेंगे, मैंने सोचा था कि आज से स्टार्ट करेंगे, बस आज से नहीं हो पाएगा, एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। तो आज आप क्या करो, आज आप थोड़ा सा साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्दो एफडब्ल्यू टेलर से पहले भी उसको जो है फॉलो करा गया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। दूसरा जो है आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, टेलर के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बट वही है कि फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा भागना नहीं है फैक्ट्स के पीछे। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो, ठीक है, एक बैलेंस बना करके रखना है, ओके, वो चीज ज्यादा जरूरी हो जाती है। ओके देन, कल मिलते हैं फिर विद फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एक मीटिंग रखते हैं इनके साथ और जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। जैसे ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मेजर राइटिंग ऑफ टेलर के बारे में, तो इनका जो टाइम पीरियड है आपको ध्यान ना रहे इट्स ओके, बट इतना तो पता हो कि 1900 के आसपास इनकी बुक आती है, मतलब लेट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इनकी बुक आती है। फिर इनकी बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद में इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के इन्होंने क्या कहा था वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन इनके कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं, जैसे मेंटल रेवोल्यूशन है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है टेलर के फॉलोवर के बारे में भी और उनके क्रिटिक्स के बारे में भी, ठीक है। फिर एक थ्योरी आती है न्यू टेलरिज्म की, आई थिंक हमने डिस्कस किया था जब पब्लिक चॉइस अप्रोच और एनपीएम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आई टोल्ड यू कि न्यू टेलरिज्म जैसा हम कुछ पढ़ेंगे, तो यही है वो चीजें, कल डिस्कस करते हैं। ख्याल रखिए अपना एंड गेट रेडी फॉर द थिंकर्स पार्ट। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।